नमस्कार दोस्तों, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव हमारे सामने हैं और उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि आधी रात में बातचीत हुई है फोन पर राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की। दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई है? खबर अंदर की ये है कि अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में देने की बात पर डन कर दिया है, यानी कि उन्होंने सहमति जता दी है। अब खबर यह है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी खैर गाजियाबाद और फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। अब सवाल यहां पर एक और उठता है। दरअसल एक और तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। वो तस्वीरें भी दिखाई है पीसीआर। वो तस्वीरें ताजा तस्वीरें हैं मुर्तजा सिद्दीकी, जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। उन्होंने आज नामांकन भर दिया है, नामांकन कर दिया है फूलपुर विधानसभा सीट से। ये देखिए, पूरे गाजे बाजे के साथ मालाओं, फूल मालाओं के साथ यहां पर आप नामांकन दाखिल कर दिया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जब नामांकन दाखिल कर दिया है तो क्या यहां पर इसके बावजूद समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को यह सीट दे सकती है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं? क्या इतिहास में हमने देखा है ऐसा होता हुआ? उसका विश्लेषण करेंगे। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जैसे ही संकेत मिले अखिलेश यादव की तरफ से, वैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ी बैठक बुला ली गई है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। और कहा यह भी जा रहा है कि अजय राय, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी कि एक तरफ नामांकन हो गया है, दूसरी तरफ तमाम मीडिया हाउस तमाम खबरें ये चला रहे हैं कि बातचीत डन हो गई है और 3 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? देखिए अनुज जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कहीं भी टूटने नहीं जा रहा है। हम लोग पहले भी कह रहे थे। नंबर 1 चीज, दर्शकों को इस चीज को लेकर कहीं से किसी कंफ्यूजन के शिकार होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 चीज की देखिए, कांग्रेस की इच्छा क्या थी? कांग्रेस की इच्छा यह थी कि उसे गाजियाबाद और खैर के सीटों के अतिरिक्त कोई एक जिताऊ सीट की गारंटी दी जाए। और फिर कल अचानक से खबर आई कि फूलपुर के सीट को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में वार्तालाप हुई है। तो हमें लग रहा है कि अगर उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है तो वो चाहे वो फूलपुर की सीट हो, हमें लग रहा है कि फूलपुर के मामले पे ही समझौता हुआ होगा, या फिर हो सकता है कुंदरकी का घोषणा नहीं हुआ वही दे दे, लेकिन कोई ना कोई एक सीट जो है वो जरूर दिया जाएगा। अब देखिए, ये सवाल दर्शकों के मन में ये आ रहा होगा कि फूलपुर को लेकर न्यूज आ रहा था और मुस्तफा सिद्दीकी नामांकन पत्र दाखिल भी कर चुके हैं। सुबह से हम लोगों ने देखा, क्योंकि पहले से उनका टाइम अनुजी वो शेड्यूल था उनका, मुस्तफा जी का, कि वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो और मुस्तफा सिद्दीकी की अपनी दावेदारी भी, वो चुनाव प्रचार भी बहुत पहले से कर रहे थे अनुज जी फील्ड में। पिछले बार में 2200-2300 वोटों से मात्र वो चुनाव हारे थे 2022 में। तो उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत है उस दृष्टि से। तो उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूजन में रखने का कारण हो सकता है मुझे, क्योंकि हम लोग अगर देखें समाजवादी पार्टी की रणनीति को, तो इनको टिकट बांटने में और उम्मीदवारों को बदलने में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा महारत हासिल है तो वो समाजवादी पार्टी को है। और लोकसभा चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने देखा है, मुरादाबाद का घटनाक्रम हम लोगों को ध्यान में है अनुज जी। वहां पे एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल कर भी दिया था और लास्ट समय पे जो है कि वो उन्होंने उम्मीदवार बदला और फिर कैंडिडेट भी बदल दिया, जो सांसद भी है अभी। तो और रामपुर के संदर्भ में हम लोगों ने यह भी देखा था कि फ्लाइट से जो है कि बजाते जो है कि वो सिंबल भेजा गया था। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष को, चूंकि हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समय 3 बार टिकट बदले गए नामांकन। अनुज जी, मेरठ में 3 बार टिकट बदले गए, नोएडा में 4 बार टिकट बदले गए। तो टिकट तो बदलने का, और उस समय तमाम जो गोदी मीडिया वो आलोचना कर रही थी कि अखिलेश जी की बड़ी गलत रणनीति कि वो टिकट बदल दे रहे हैं। अब अगर देखें तो उन जगहों पर, अधिकांश जगहों पर जहां उन्होंने टिकट बदले हैं, उन जगहों पर अधिकांशतः समाजवादी पार्टी को जीत के स्वाद मिले हैं अनुज जी। तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कंफ्यूजन में रखने का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक टिकटों की अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। तो अभी बीजेपी अंदाजा नहीं लगा पा रही है। तो मैं तो यही कहूंगा दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। आप लोग कंफ्यूजन में बिल्कुल मत आए, और ये गठबंधन बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है।
हो सकता है कि सीट फूलपुर ना हो, कोई और भी हो जाए, या फूलपुर की ही सीट हो, कोई भी घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन 2 सीटों के अतिरिक्त एक तीसरी सीट दी जाएगी। और वो जो देखिए, जब 2 पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं में वार्तालाप होती, तो वो केवल यूपी के संदर्भ में वार्तालाप नहीं हुई होगी अनूप जी। जी वो वार्तालाप के केंद्र में महाराष्ट्र भी गारंटी के साथ होगा, और महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं एक समझौता, एक स्थिति बन गई होगी। वहां पे महाविकास आघाड़ी समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देनी चाह रही है? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में गंभीरता के साथ 3-4, वो 12 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 4 सीटें भी अगर उन्हें ढंग से उनकी पसंद की सीटें मिल जाएंगी, तो वो भी वो जरूर मानेंगे। 2 सीट वो पहले से 2 सीटों पर और जीतने की गारंटी हो जाएगी, तो उस पूरे लड़ाई में वो जरूर भाग लेंगे। क्योंकि आपको याद हो अनुज जी कि 10 सीटों पर शरद पवार लड़े थे और 8 सीट जीत गए थे, तो वहां पर महाविकास आघाड़ी की कितनी मजबूत स्थिति वो सोचा जा सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये कंफ्यूजन की स्थिति जो बन रही है, जो दर्शकों को लग रहा है, वो कंफ्यूजन की स्थिति समाजवादी पार्टी जानबूझ के बना भी रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ, ये बात आपकी समझ में भी आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी क्लियर कर देगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो वो फिर अपने प्रत्याशी फाइनल करके उतारेगी। हालांकि अनऑफिशियली एक नाम जरूर फूलपुर से सामने आ रहा है। प्रशांत भाई उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। प्रशांत भाई, पहले तो आपका विश्लेषण इस पे, और जो फूलपुर से नाम बीजेपी के खेमे से कोई महिला नेता है उनका निकल कर आ रहा है, जरा एक बार तफसील से बताइए और समझाइए उसके बारे में। देखिए, फूलपुर सीट जो है वो अभी मुस्तफा सिद्दीकी ने नामांकन तो कर दिया है उन्होंने, लेकिन नामांकन करने की गारंटी ये नहीं है कि चुनाव वो लड़ेंगे, क्योंकि नामांकन वापसी की तारीख मेरे ख्याल से 26 तारीख की है या 30 तारीख की है। तो नामांकन वापसी का भी लंबा टाइम है। और 25 तारीख मेरे ख्याल से, हाँ 25 तारीख है नामांकन दाखिल करने की तिथि जो है मेरे, हाँ नहीं, तो 26 है। 26 तारीख है नामांकन दाखिल करने की, और वापसी की 30 है। तो अभी लंबा वक्त है। आज आप देखिए 23 तारीख है कल का, और परसों का 2 दिन का वक्त अभी बाकी है। अजय राय को बुलाया गया। अच्छा, अजय राय को देखिए बुलाया कैसे गया। अजय राय को उधर दिल्ली बुलाया गया, और खबरों में ये चल रहा है कि अजय राय की मुलाकात राहुल गांधी से होगी, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नामांकन कराने वायनाड गए हैं, और सुबह सुबह उनको बुलाया गया है दिल्ली। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी से अजय राय की मुलाकात होगी, या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो लोग सेंट्रल टीम में, कांग्रेस की जो सेंट्रल टीम में जो लोग बैठे हुए हैं यूपी का एनालिसिस करके, उनसे अजय राय की मुलाकात कराई जाएगी, 1 to 1 कराया जाएगा। अजय राय से पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए, फूलपुर की जो सीट है ये बताइए कि आप कैसे जीत पाएंगे, आप हमको प्रोबेबिलिटी बताइए फूलपुर की जीतने की। पता चला हम फूलपुर सीट ले भी ले और हार जाएं, सही बात है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि अजय राय को इसलिए बुलाया गया है। अभी फूलपुर सीट फाइनल हुई है, इस पर मुहर नहीं लगी है। फूलपुर पर कांग्रेस को अब डिसीजन लेना है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद ये बात साफ है कि अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है, और वो सीट दे भी सकते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी वहां से लड़ेगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से साथ रहेगा, और मुस्तफा सिद्दीकी ने अगर कोई ऐसा विरोध या कुछ अंदर खाने काम नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी वहां से इजिली निकाल भी लेगी सीट। ऐसा नहीं है कि, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के कैंडिडेट्स को उतारेगी। महिला है कविता पटेल, इनका नाम चल रहा है, संगठन से जुड़ी रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम पहले से पैनल में था, जो 3 लोग पैनल में थे उसमें से एक मौर्य जी थे, एक ये थी, और एक सवर्ण बिरादरी के एक नेता थे। तमाम सारे अखबारों ने, तमाम सारे न्यूज वेबसाइट्स ने ये कयास ये लोग लगा रहे थे, लेकिन मेरे पास जो खबर आ रही है कि कविता पटेल का नाम दिल्ली से फाइनल हो गया है, और कविता पटेल भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक तौर पर वो प्रत्याशी हो सकती है। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, मैं फिर भी कह रहा हूं, लेकिन मेरे जो सोर्सेस कह रहे हैं कि कविता पटेल यहां से प्रत्याशी बनाई जाएंगी। तो
कविता पटेल बेसिकली, अब इस सीट के अगर जाति समीकरण इक्वेशन देख ले तो पटेल बिरादरी इस सीट पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बिरादरी है। पहले नंबर पर दलित वोटर्स आते हैं और फिर उसके बाद पटेल और फिर उसके बाद तमाम सारे ब्राह्मण वोटर्स भी इस सीट पर काफी अच्छी संख्या में है। तो आप ये समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो इक्वेशन है फूलपुर की, वो पटेल, सवर्ण, क्षत्रिय और खासतौर पर जो निषादों का वोट है 20-22 हजार 25 हजार के आसपास, उनको लेकर के चल रही है। समाजवादी पार्टी ने मुज्तबा सिद्दीकी के जरिए दलित, मुस्लिम और ओबीसी का जो अपना जो वोट बैंक था, यादव 60 हजार के आसपास है इस सीट पर, उनका समीकरण लेकर के चली थी। लेकिन अब इस सीट पर अगर कांग्रेस लड़ने के लिए मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, अजय राय अगर दमदारी के साथ सेंट्रल टीम के सामने अपनी बात रखते हैं, तो ये सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जीत सकने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि समीकरण ज्यादा मजबूत जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई आपकी। अनुज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। माफ कीजिएगा। अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना और अजय राय, ये तीनों समाजवादी पार्टी से तुरंत लगातार संपर्क में थे और खबर ये निकल कर आई कि फाइनल बातचीत जो हुई है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ कल देर रात फोन पर बातचीत हुई है और उसके बाद ये डिसीजन समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया गया है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि फूलपुर की सीट हो सकता है कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाए। लेकिन जिस ओर यहाँ पर राहुल जी इशारा कर रहे हैं कि केवल उपचुनाव की बात नहीं हुई होगी, अगर बात हुई होगी तो वो महाराष्ट्र को लेकर भी हुई होगी। अब कांग्रेस पार्टी के साथ सामंजस्य बैठाना है तो हो सकता है एक हाथ लो वाली स्थिति पैदा हो गई हो और महाराष्ट्र में भी डील कल फाइनल हो गई हो। क्या लगता है आपको प्रशांत? देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जिन 5 सीटों पर उसने कैंडिडेट घोषित किए हैं, अब देखिए उसमें एक तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां से समाजवादी पार्टी ऑलरेडी उनके विधायक है, भिवंडी ईस्ट और मानखुर्द शिवाजी नगर। मानखुर्द शिवाजी नगर से प्रदेश अध्यक्ष जो है इनके अबू आजमी वो है और रईस शेख जो है वो मेरे ख्याल से भिवंडी ईस्ट से है। भिवंडी वेस्ट में समाजवादी पार्टी 2009 में जीत चुकी है, इसलिए ये दावा कर रही है समाजवादी पार्टी कि हमको ये सीट दीजिए। इसके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं, धुले और मालेगांव सेंट्रल। ये जो 2 सीटें हैं, इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी को यहां पर महाराष्ट्र से मिल सकती हैं और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी हामी भर भी देगी और खुशी खुशी वो मान जाएगी। ये जो 2 सीटें हैं आपकी, जो मालेगांव और धुले की जो सीट है, इन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम के विधायक हैं और इंडिया गठबंधन का अगर साथ में अगर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर कॉम्बिनेशन बना लेती है तो 2 से बढ़कर के संख्या समाजवादी पार्टी की 4 हो सकती है विधायकों की, और यहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है भी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए मना लिया गया होगा कि आप हमको ये सीट दीजिए और हम आपको इन 4 सीटों की तस्वीर फाइनल करके महाराष्ट्र में दे देंगे। और अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, देखिए उपचुनाव में अखिलेश यादव को पता है कि 2 साल का वक्त बचा है। अगर हम एक सीट पर नहीं भी लड़ते हैं तो हम 2 साल बाद अपनी चीजों को ठीक कर लेंगे, क्योंकि 27 को लेकर के आज जिस तरीके से एक होर्डिंग भी लगा अखिलेश यादव का 27 का सत्ताधीश, तो एक मैसेज समाजवादी पार्टी का जो कैडर है वो मजबूती के साथ ग्राउंड पर एक्टिव तो है यूपी में। तो अखिलेश यादव को मुझे लगता है ये लग रहा होगा कि ठीक है 2 साल की बात है, अगर यहां से कांग्रेस पार्टी खुश हो करके हम मान लीजिए फूलपुर सीट पर लड़ भी लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको महाराष्ट्र में कम से कम एक्सपेंशन मिलेगा, हमारे 4 विधायक हो जाएंगे। और रही बात यूपी की, उपचुनाव है तो यहाँ उपचुनाव है और 2 साल बाद मुख्य चुनाव है, तो 2 साल का वक्त है, कोई समस्या नहीं है, हो जाएंगी चीजें। और वैसे भी मिल्कीपुर में जब चुनाव होगा वहां समाजवादी पार्टी का विधायक लड़ना ही है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो डिसीजन लिया है वो राजनीतिक तौर पर, अपनी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर भी
मुझे लगता है वो ठीक डिसीजन है। कांग्रेस को नाराज अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कई कारण हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। दलित वोटर्स का अचानक से शिफ्ट होना इंडिया गठबंधन में, उसमें कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ना एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि आप देखिए, ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर शिफ्ट नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, जबकि सपा का जो वोटर था वो बसपा में गया। 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा में जीती, और आप देखिए कि उसके बाद में 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। इसका मतलब बसपा के साथ जाने के बावजूद सपा के साथ दलित वोटर नहीं आया। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस आती है जब समाजवादी पार्टी के साथ, तो दलित वोटर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ता है। और तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने एससी वोट बैंक के फैक्टर की वजह से चुनाव जीते। ये वाला चुनाव जीता है, और उसमें आप देखिए अवधेश प्रसाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अवधेश प्रसाद भाई, जनरल सीट है फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसको अयोध्या कहा जा रहा है, और वहां से अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद पासी को उतारा, एससी कैंडिडेट। आप ये समझिए कि कितना बड़ा टास्क लिया था अखिलेश यादव ने उनको उतार करके, और वो टास्क इस इंडिया गठबंधन के कॉम्बिनेशन पर मुहर लगाता है कि इस बार दलित और मुसलमान जुड़े हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में, और पूरी तरीके से जुड़े हैं। सीएसडीएस का आप सर्वे उठा करके देख लीजिए, पोस्ट पोल एनालिसिस, उसमें भी साफ तौर पर यह बात नजर आती है। लेकिन राहुल जी, मेरा फूलपुर की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाती है फूलपुर सीट, तो जीत की गारंटी कितनी सुनिश्चित होगी इंडिया गठबंधन के लिए? और अब जब सिद्दीकी साहब का टिकट कट जाएगा, जब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सवाल ये भी उठता है कि अब फूलपुर से कांग्रेस टिकट किसको देगी? इन सब बातों पर, इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल अनुज जी, देखिए अगर वहां पे सबसे पहले तो अभी मुस्तफा सिद्दीकी जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, और बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उनके नामांकन पत्र दाखिल करने का आशय कहीं से भी ये नहीं है कि वो फूलपुर से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हो गए। क्योंकि देखिए, एक तो अभी है कि अभी नामांकन पत्र दाखिल करना है, फिर उसके बाद हो सकता है कि टिकट एंड टाइम पे उन्हें उनका टिकट कैंसिल कर दिया जाए, तो दूसरे को वो अपना उम्मीदवारी वापस ले लें। और एक उदाहरण ऐसा भी है अनुज जी कि जब उम्मीदवारी कोई वापस नहीं लेता है और गठबंधन हो जाता है, हम लोग को राजस्थान में वो उदाहरण दिखा था बांसवाड़ा में, वहां पे कांग्रेस और जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके बीच में एक समझौता हुआ आखिरी समय में। कांग्रेस के उम्मीदवार को कहा गया अनुज जी कि आप अपना उम्मीदवारी वापस ले लीजिए। तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना मोबाइल फोन ही स्विच कर लिया था वहां पे। तो वो अधिकृत तौर पर वो लड़ाई में एक तरह से रहे, लेकिन कांग्रेस ने लगातार चुनाव प्रचार किया कि वो हमारे, भले ही हमारे सिंबल पे है, लेकिन वो हमारे प्रत्याशी नहीं है। तो राजनीतिक दलों के पास तो यहां तक की स्वतंत्रता है अनुज जी। और जो अंततः जो चुनाव वहां पे भारत आदिवासी पार्टी चुनाव बड़े भारी मतों से जीती राजस्थान में, तो इसलिए ये तो चैप्टर जो है वो 30 तारीख तक तो बिल्कुल खुला हुआ है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 की देखिए क्या क्या संभावना है। देखिए, एक संभावना तो ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफा सिद्दीकी कांग्रेस के उम्मीदवार बन जाए कहीं। हम लोग इसको भी खारिज नहीं कर सकते हम लोग। जो अलग अलग दांवपेच की कहानियां, हालांकि एक मिश्रा जी, अभी मुझे पूरा नाम याद नहीं है, जिनका नाम कांग्रेस के खेमे में काफी आगे चल रहा है इस समय। तो कोई ब्राह्मण उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस वहां पे चल रही है, क्योंकि अभी बताया प्रशांत जी ने कि ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी संख्या है वहां पे। देखिए, अगर जो वहां का पूरा समीकरण देखते हैं कि जिस तरह से दलितों की संख्या है वहां पे, बाकी जो है कि मुस्लिमों की संख्या, यादवों की संख्या, अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या, इंडिया अलायंस अगर दम से वहां पे चुनाव लड़े तो फूलपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक साथ में नजर नहीं आती है। तो ये सीट इंडिया अलायंस के गढ़ के रूप में ही हम लोग कह सकते हैं अनुज जी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 की देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं मुस्तफा जी के मामले को लेकर कि देखिए, मुस्तफा सिद्दीकी के उनके बेटे का भी निधन हुआ है हाल के समय में, उनकी पत्नी का भी निधन हुआ है अनुज जी। तो उनके लिए एक लोकल सेंटीमेंट है, चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगर वो बगावती तेवर लेके बाहर खड़े हो जाएंगे तो वो नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। एक मुस्लिम सेंटीमेंट में नुकसान पहुंच भी सकता है। हालांकि दूसरा तर्क ये भी है, लेकिन राहुल जी, आप ये बात कह रहे हैं कि सिंबल कांग्रेस पार्टी का हो सकता है और सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ सकते हैं जैसा लड़ रहे हैं, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। ये भी एक बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। मैं जो अलग अलग संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर
जो रात में वार्तालाप हुए उसमें उम्मीदवार बिल्कुल कौन है वो तय हो चुका है, लेकिन वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और पब्लिक डोमेन में वो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कंफ्यूजन में रखने की रणनीति भी है। अब देखिए, जैसे भी सामान्य चर्चा होगी कि फूलपुर में जो है कि उम्मीदवार तय हो गया है और फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है कि वहां पे नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल है वहां पे सुबह से डिबेट शुरू हो गया कि यूपी के 2 भाइयों के जोड़े टूट गई। तो ये एक मैसेज जो है वो भी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि उस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है उसमें अनुज जी। ये गठबंधन बड़ा मजबूत है। और दूसरी संभावना मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है फूलपुर का नाम चल रहा है मीडिया में, हो सकता है कुंदरकी में ही जो है कि कांग्रेस को दे दिया जाए, उम्मीदवार जो है समाजवादी पार्टी का हो, सिंबल जो है कि वो कांग्रेस को दे दिया जाए। तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं फूलपुर को लेके, और खेल जो है वो कुंदरकी में घट गया, जिसको लेकर अभी उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हुई है अनुज जी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो मूल लब्बो लुआव है, ये गठबंधन बड़ा ही मजबूती के साथ है। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपने जब शुरुआत की बोलने की तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि एक सीट और कोई चाहिए जो जिताऊ सीट हो। तो फूलपुर तो चलिए ठीक है, जहां पर भारी दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। कुंदरकी में तो 60% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर है, और वहां पर बर्क साहब का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। जियाउर रहमान बर्क वहां से सांसद चुन लिए गए हैं, तो उनका अच्छा खासा, तो इस बात पे पॉइंट है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और कुंदरकी में अभी सपा ने देखिए प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया, बल्कि वहां पर कोई इफ और बट था नहीं। चाहती सपा तो लिस्ट में कुंदरकी के आगे एक प्रत्याशी का नाम लिख के डाल सकती थी। तो क्या वो स्पेस पहले से ही छोड़कर चल रहे हैं अखिलेश यादव? अनुज जी, हो सकता है, मतलब इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं करती है, उनके उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अनुज जी। सबसे पहले कदम ये लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की विशिष्ट रणनीति रही है उनकी। तो अखिलेश जी बिल्कुल एन वक्त पर कुछ ना कुछ वो अपना प्लान बनाते रहते हैं। जैसे मुरादाबाद की सीट हम लोगों ने देखा, मुस्तफा हसन को दिया, लास्ट समय में उनका टिकट कैंसिल हुआ, नए प्रत्याशी का आगमन हुआ। आप फिर रामपुर सीट को देख लीजिए, वहां पर नए प्रत्याशी, जिस तरह से आजम खान ने विरोध का बिगुल फूंक दिया था, ऐसा दिख रहा था कि रामपुर सीट इनके नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन वो देखिए रामपुर सीट समाजवादी पार्टी बड़े आराम से जीत भी गई। तो देखिए, 2 चीजें हैं, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं कि गाजियाबाद की सीट और खैर की सीट कांग्रेस की, और एक जिताऊ सीट भी कोई वो लड़ेगी जहां पे कि जीतना 100% तो है, वो बिल्कुल पक्के वाले स्थिति में रहे कि वो जीतना ही जीतना है, तो वो सीट भी जो है कि वो लड़ेगी और जीतेगी। क्योंकि देखिए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है, एक तरह से सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए ये है कि जो 2024 का चुनाव परिणाम आया है, उसकी एनर्जी अपने कार्यकर्ताओं में 2027 तक ले जाना। ये गठबंधन 2027 तक इससे कुछ नहीं होना है अनुज जी, ये इसी रूप में रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन ही नहीं बना है। 2017 का प्रयोग हम लोगों ने देखा, अखिलेश यादव ने कितने प्रयोग किए हैं। उस समय कांग्रेस के साथ प्रयोग किया, वो प्रयोग विफल हुआ। 2019 में मायावती जी के साथ प्रयोग किया उन्होंने, मायावती जी को 10 सीटें मिल गई, अखिलेश यादव वही 5 के 5 वो 5 सीटों पर ही रह गए। 2022 में भी हम लोगों ने देखा कि गठबंधन बना, वो गठबंधन भी उस समय उनका कामयाब नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत दरार दे पाया। लेकिन 2024 का जो ये गठबंधन है, ये जनता के द्वारा एक तरह से समर्थित गठबंधन है इस समय अनुज जी। तो जब आपको वो गठबंधन, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं और आपके पीडीए के नारा को कांग्रेस बहुत मजबूती से बुलंद कर देती है। मैं प्रशांत जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर मुस्लिम वोटों में डिवीजन नहीं हुआ और सबसे ज्यादा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिए, तो वो कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो इसका कारण है कांग्रेस का समर्थन। अगर दलित वोट, पूरे देश भर में हम लोगों ने ट्रेंड देखा, हर तरफ की दलित वोट काफी ज्यादा जो है वो कांग्रेस की तरफ गया। और उत्तर प्रदेश में जो तमाम समीक्षक मानते थे कि यादव वोट और दलित वोट एक साथ नहीं जा सकता, ये व्याख्या करते थे लोग, उत्तर प्रदेश के जमीन पे यादव वोट भी मिले आराम से और दलित वोट भी मिले। ये भी एक कांग्रेस की खूबी रही। तो ये खूबियों को समाजवादी पार्टी उपचुनाव के कुछ सीटों के कारण क्यों खोने का प्रयास करेगी, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं भाई। अखिलेश यादव जी का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छा परिणाम प्राप्त करना। 2024 में उन्होंने अपने पिताजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो वो रिकॉर्ड वो उसी रूप में बना के 2027 में भी बनाए, इसके लिए प्रयास चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को सोचिए कि अभी अब सामान्य लोग अगर सामान्य न्यूज देखें तो उसमें यही चीजें दिख रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या नहीं होगा।
तो आप ये कंफ्यूजन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हाँ। हम लोगों के दर्शक तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहेंगे। नहीं, एक बात और है राहुल जी, देखिए यहाँ पर राहुल अखिलेश यादव लगातार डे वन से जब भी मीडिया उनसे कुछ बातचीत कर रहा है गठबंधन को लेकर, उपचुनाव को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अब उसमें बातचीत हो रही है, क्या फाइनल होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, मीडिया है, अपने अपने विश्लेषण है, लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए अनुज जी, हाँ, अनुज जी खाली एक लाइन का, जी जी, गठबंधन टूटना किसे कहते हैं? गठबंधन टूटना तब होगा कि समाजवादी पार्टी सब जगह अकेले चुनाव लड़े, नंबर वन, और उनके सामने में कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़े कर दे। क्या कि बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस हो रहा है, क्या इसकी कल्पना उत्तर प्रदेश में कोई कर सकता है? अगर अजय राय के बयानों को भी देखिए, पुराने बयान भी अगर हम लोग ले लें, तो वो यही कह रहे हैं कि कितने सीटों पर सहमति बनेगी वो अलग बात है, लेकिन हम लोग गठबंधन में है। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस, वो फ्रेंडली मैच भी देखने का मौका भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मिलेगा। अनुज जी, प्रशांत भाई, दो बातें हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने की एक रणनीति हो सकती है राजनीतिक तौर पर, और दूसरी, क्या फूलपुर के साथ साथ कुंदरकी पर भी विचार हुआ होगा? क्या कुंदरकी पर भी बातचीत बन सकती है? मतलब फूलपुर या फिर कुंदरकी, कोई एक सीट जा सकती है कांग्रेस पार्टी के खाते में, क्या लग रहा है प्रशांत भाई? आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट का खुलासा नहीं किया है, अभी तक नहीं किया, और 2 दिन बचे हैं नामांकन के। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप लोग पत्ते खोलिए और उसके बाद मैं अपना पत्ता खोलूंगा। एक खबर इसमें ये भी है प्रशांत भाई कि संजय निषाद का फैक्टर भी आ रहा है, शायद वो उलझन बहुत ज्यादा है, दोनों डिप्टी सीएम शायद दिल्ली पहुंच गए हैं, संजय निषाद भी वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, सुनने में आ रहा था, बड़ी बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है उनके नाम पर। संजय निषाद तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि भैया हमको सीटें चाहिए, और संजय निषाद का सबसे जो ज्यादा जो डिमांड थी वो कटहरी और मझवा को लेकर के थी, तो उस पे चल रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि संजय निषाद को कोई भी सीट मिलेगी, क्योंकि अब अभी का जो वक्त है ना, ये किसी भी तरीके की जो डीलिंग है ना वो खत्म हो चुकी है, वो क्लोजिंग टाइम है, वो क्लोज हो गया सब, जिसको जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ इस बात का वेट है कि पत्ते खोलने का सही समय, उसका इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि सारे दल, कांग्रेस अपना बता दे, भाजपा अपना बता दे, बसपा और आसपा तो अपना अपना बता चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से है उत्तर प्रदेश में। वो चाहती है कि सपा सारे पत्ते खोले, उसके बाद हम एंड टाइम पर खोलें। अब समाजवादी पार्टी ने पत्ते खोल दिए, वो एक कदम और आगे निकल गई, करे ठीक है हम पत्ते तो खोल दे रहे हैं, तुम खोलोगे तो हमारा जो है हम एक और गुलाम पीछे से निकाल देंगे। तो ये काम हुआ है ना, समाजवादी पार्टी ने ये काम 2024 में किया है, और ये बहुत बारीकी से पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के चाल को सपा ने। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, और उससे पहले 14 का लोकसभा चुनाव, इन सब में आप देख लीजिए कॉमन ट्रेंड एक है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपनी सीटों को 3 तरीके से कैटेगराइज करती है। एक वो सीट जिस पर वो कॉन्फिडेंट है, चाहे वो जाति समीकरण हो, चाहे वो इमेज हो लीडर की, चाहे वो लीडर की एक्सेसिबिलिटी का क्राइटेरिया हो, इन सारे खांचों पर फिट करके वो अपने कैंडिडेट्स की, अपनी सीटों के 3 क्राइटेरिया तय करती है। पहला डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जीतेगी, और दूसरा मॉडरेट, वो पीला सिंबल करके बताती कि ये मॉडरेट है, इसमें दोनों ही दलों की प्रोबेबिलिटी है, और तीसरा है रेड, रेड वाले में यही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो जो पीला और लाल वाला घेरा है ना, मॉडरेट और डिफिकल्ट वाला, उस घेरे को भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उन सीटों पर बाद में ही कैंडिडेट घोषित करती है। आप पिछले इलेक्शंस के ट्रेंड आप निकाल लीजिए हर सीट का, आपको पता चल जाएगा। अरे तो ठीक है, 9 समाजवादी सीटें तो 2-4 पे तो कर ही सकती थी, गाजियाबाद पर तो कर ही हाँ, सकती थी, यहाँ तो वो भी गाजियाबाद पे कर सकती थी। हाँ, नहीं, गाजियाबाद देखिए, अगर गाजियाबाद करती, गाजियाबाद में तो, गाजियाबाद में भी बड़ी स्थिति गंभीर है। आप देखिए, मेयर उनका है वैश्य कम्युनिटी से है, इसके अलावा सांसद उनका है वो वैश्य कम्युनिटी से है। अब उसमें मामला ये फंस रहा है गाजियाबाद में,
ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमको दो, कह रहे हैं कि सारा का सारा वैश्य कम्युनिटी को क्यों मिल रहा है। तो देखिए संगठन में भी दरार ना पड़े। प्रशांत जी राजपूतों की भी नाराजगी है, वो लोकसभा चुनाव के दरमियान राजपूतों को भी नाराजगी है, राजपूतों को भी नाराजगी, वीके सिंह का टिकट कटा हुआ है वहां से। तो आप ये समझ लीजिए कि संगठन को भी मैनेज करना है, विपक्ष के साथ साथ संगठन भी मैनेज करना है। अगर संगठन को मैनेज नहीं करेंगे, पता चला उन्होंने घोषित कर दिया, अंदर ही अंदर गुटबाजी हो गई, फैक्शन बन गए, तब उस स्थिति में क्या होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितना करीब तक ले जाया जाए उतना ज्यादा ठीक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए हम लोग 2 दिन से कयास लगा रहे हैं कि आज शाम को लिस्ट आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों शाम को आ जाएगी, लेकिन नहीं जारी हो रही। उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है भाई। पैनल, अगर 3-3 नामों का पैनल भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 18 अक्टूबर को पहुंच गया था, 18 अक्टूबर को अगर पैनल दिल्ली पहुंच गए थे 3-3 नामों के, तो अभी तक जारी हो जाने चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है ना कि नाम डिसाइड हो गए, बहुत सारी सीटों पर नाम डिसाइड हो चुके हैं। फूलपुर में नाम डिसाइड हो चुका है, सीसापुर में नाम डिसाइड है, बहुत सारी ऐसी सीटें। 27 नाम तो भेजे भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ जी, लेकिन प्रशांत जी, लेकिन ये चीज भी मानना पड़ेगा हम लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी जो ये रणनीति अपना रही है कि एंड टाइम पर खींच के ले जाने की, या भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी कमजोरी को भी प्रदर्शित कर रहा है कि वो पार्टी अब पहले की तरह मजबूत नहीं रही। हम लोग अगर याद करें कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विनिंग कैंडिडेट के नाम बहुत पहले ही जारी कर देती थी, और वहां पे हम लोग नहीं देखते थे कि किसी प्रकार का कोई हल्ला हंगामा की स्थिति हो। लेकिन आज बीजेपी अगर अपने विनिंग कैंडिडेट्स वाला सीटों पर भी अपना नाम जारी नहीं कर रही है, और समाजवादी पार्टी ने सोचे कितना पहले नाम जारी करके छोड़ दिया है, और वहां पे हम लोगों को कोई ऐसी खबरें नहीं मिली कि कोई मनमुटाव की स्थिति है समाजवादी पार्टी ने, कि कोई जो है कि हल्ला हंगामा की स्थिति बनी, तोड़फोड़ की स्थिति बनी, नहीं, ऐसी कोई खबरें नहीं आई। लेकिन बीजेपी डरी हुई है, जबकि हम लोगों को अभी भी याद है कि देखिए वो रणनीति तो अगर हम लोग लोकसभा चुनाव में देखें, इकरा हसन का नाम, खुद इकरा हसन जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारा नाम जो है वो जयंत चौधरी खुद ही जो है कि उन्होंने तय करके रखा हुआ था, और 1.5-2 साल पहले ही 2022 में उनका नाम तय कर लिया गया था। जयंत चौधरी चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी इकरा हसन को टिकट मिला, वो सांसद भी हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम लोग समाजवादी पार्टी को भी देखें अनुज जी, तो समाजवादी पार्टी में एक रिकॉर्ड तो यह भी मिलता है कि एक ही जगह पे वो 4-4 बार टिकट भी बदल गए, और दूसरी तरफ कुछ टिकट ऐसे भी थे जो 2 साल पहले ही डन कर दिए थे। इकरा हसन सरीखे टिकट वो 2 साल पहले ही डन थे कि अगर चलिए जयंत चौधरी नहीं है तो ठीक है, समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे लड़ लीजिए आप। तो लेकिन बीजेपी इस प्रकार की कोई हिम्मत इस उपचुनाव में नहीं कर पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में उनकी पकड़ को, और एक कहीं कहीं जो 2024 में उन्हें जो झटका लगा है, उस मनोवैज्ञानिक संकट से भारतीय जनता पार्टी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। ये चीज भी हम लोग को देखना पड़ेगा। जब मेरी बात हो रही थी राहुल जी लोगों से, तो कुछ लोग कह रहे थे, पत्रकारी हैं, कह रहे थे कि अरे वो मैसेज अंदर अंदर चला जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि किसको चुनाव लड़ना है किसको नहीं, सबको पता है, सब तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन क्या इतना आसान होता होगा? जनता नहीं समझ पा रही है कि किसको टिकट मिल रहा है, जनता अपना मूड नहीं बना पा रही है। आप क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, कल को आपका टिकट कट जाए, फिर क्या होगा? जो लोग तैयारी अनुज जी एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं तो गाजियाबाद में ही रह रहा हूं, तो गाजियाबाद में जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है उनकी तैयारी कम से कम, चलिए ठीक है, सार्वजनिक तौर पर नाम की घोषणा नहीं हुई, तो 3-4 कैंडिडेट कम से कम चुनाव प्रचार करते हुए तो दिखाई देते। गाजियाबाद में ग्राउंड पे एक भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि संकेत दे दिया है, वो घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, तो भाई वो हम लोगों को भी तो ग्राउंड पर दिखने चाहिए ना अनुज जी। तो ये देखिए, ये कहने की बातें हैं, लेकिन रियल स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वो इंडिया अलायंस के गठबंधन से डरी हुई है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मिल्कीपुर का चुनाव टालना, जिस भी तरीके से टाला गया उसको, अब तो स्पष्ट है कि वो चुनाव इसके साथ नहीं हो रहे हैं। वो उससे जो मैसेज गया, वो मैसेज बीजेपी के लिए खराब गया। 13 नवंबर के चुनाव को बढ़ा के 20 नवंबर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने एप्लीकेशन डाला, उससे भी वही संकेत गया कि जो विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती, और लास्ट में वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। तो जनता के बीच में जो तमाम जो निर्णय बीजेपी ले रही है, वो उनके लिए फीडबैक सही अच्छा नहीं जा रहे हैं। बीजेपी जो दुनिया की कहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है वो, और वो एक उम्मीदवार सोचे कि 26 अब 2-3 दिन बचे हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम समय,
और उनका एक भी उम्मीदवार अधिकृत तौर पे घोषित नहीं है इस समय। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है और यह दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस जमीन पे ज्यादा मजबूत है और एक मजबूती की स्थिति इंडिया अलायंस को दिखाया जा रहा है। अब बताइए ना, 26 तारीख तक का समय है नामांकन करने का, आज 23 तारीख है, 2 दिन बचे हुए हैं और अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि आज भी उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए हैं कि बीजेपी की लिस्ट सबसे 1-2 घंटे में हमारे सामने होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये तो हम लोग चर्चा 2 दिन से कर रहे हैं प्रशांत भाई, ये तो हम लोग 2 दिन से कह रहे हैं कि अब आई तब आई, अब आई तब आई। राहुल जी की बातों में दम दिखाई दे रहा है आपको कि वो स्थिति नहीं रही 2014 वाली, 2019 वाली, 2022 वाली, 2024 में तो हमने देख लिया खैर क्या हुआ है। नहीं, एकदम ठीक बात है। राहुल जी एकदम सही बात कह रहे हैं। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो स्ट्रेटेजिकली वो अपनी सीटों को किस तरीके से डिवाइड करते, और गाजियाबाद का जो एग्जांपल मैं दे रहा था वो राहुल जी की बात एकदम राहुल जी उस पर मोहर लगा रहे हैं कि भैया अगर आप कमजोर नहीं होते, अगर आपको इस बात का डर नहीं होता कि संगठन में, कैडर में, कार्यकर्ताओं में, उम्मीदवारों में इनफाइटिंग हो जाएगी, फैक्शन बन जाएंगे, गुटबाजी हो जाएगी, तो आप अब तक घोषित कर चुके होते ना अपने कैंडिडेट्स का नाम। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब सीधा सीधा यही है। 2-3 एग्जाम्पल राहुल जी ने दिए। भाई मिल्कीपुर का उपचुनाव क्यों टाला गया? पहले आपने जाकर के पिटीशन दी और उसके बाद में आप अचानक से कोर्ट में जाकर के कह रहे हो कि अब इस पर सुनवाई करके चुनाव करवाना, सुनवाई कर लीजिए। कोर्ट आपकी ही एक याचिका सुनने थोड़ी बैठा है और ये बात आपको भी पता है कि अब अगर हम जाएंगे चुनाव के 10 दिन पहले कोर्ट, तो कोर्ट हमको कम से कम 1 महीने पहले बाद की तारीख देगा, 15 दिन बाद की। और जो लोग कोर्ट आते जाते रहते उनको पता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो अभी देखिए ना, जयंत चौधरी मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और चले गया था उनका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग, कह रहा था कि भैया 13 तारीख को इस सीट पर चुनाव न कराइए। ये सारे जो संकेत हैं ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन, उनकी तैयारी पुख्ता नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए कि उनकी जो तैयारी है उस तैयारी के कंपैरेटिवली विपक्ष की जो तैयारी है, विपक्ष का जो कंसोलिडेशन है वो ज्यादा जबरदस्त है, ज्यादा अच्छा है। और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। बिल्कुल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ निकल कर आती है तस्वीरें। हालांकि यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी जिन्होंने फूलपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हो गई है और फूलपुर सीट जो है राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव दे सकते हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन की ताजा तस्वीरें हैं जो कि निकलकर सामने आई हैं। लेकिन राहुल लाल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुंदरकी पर भी समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो एक जिताऊ सीट कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, 3 सीटें अब उसके खाते में जाती हुई दिखाई देती है, तो कुंदर की सीट भी हो सकती है। एक पॉइंट और इस बहस से निकल कर आया कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी अभी तक ऐलान नहीं किए हैं, उतारे नहीं है, किसी तरह की कोई लिस्ट सामने नहीं आई है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से, सपा और कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही है, या फिर कहानी कुछ और ही है? कुछ देर का और समय है, मात्र 10 से 24 घंटे की अगर हम बात करें, अगले 24 घंटे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, या फिर कहें कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो गलत नहीं होगा। 24 घंटे का और इंतजार कीजिए। राहुल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। प्रशांत भाई बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए।